हेलो एवरीवन, आई एम आशीष कुमार साक्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडियन पॉलिटी से संबंधित कुछ संवैधानिक बॉडी को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में बताया था। तो आज हम उसी में नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करेंगे तो इससे संबंधित आर्टिकल को समझ लेते हैं कि निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था है वो संविधान में किस आर्टिकल के तहत की गई है। तो यदि आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल है 324। आर्टिकल 324 के तहत बताया गया कि भारत का क्या होगा, एक निर्वाचन आयोग होगा जो क्या करेगा, पूरे संपूर्ण भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 3 to 4 जो है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है कि निर्वाचन आयोग जो है तो वो चुनाव किसका कराएगा। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि चुनाव किस किस का कराएगा, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। अगर निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो ये चुनाव कराते हैं आपके उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का चुनाव कराएगा। इसके अलावा विधानसभा, जो राज्यों की विधानसभा होते हैं उनके सदस्य यानी एमएलए और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं जिन्हें हम एमएलसी कहते हैं, विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए फैक्ट याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आपके एसएससी में भी आया। इसके अलावा अगर यूपीएससी की बात की जाए तो वहाँ पे क्या है, क्वेश्चन जो आया वो इस तरीके से पूछता है कि निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किसके चुनाव संपन्न नहीं कराता। अब होगा क्या, वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और तीसरा होगा लोकसभा के सदस्य, और चौथा ऑप्शन होगा ग्राम पंचायत। अब यहाँ पर देखो, आपको मैंने बताया उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराता है राष्ट्रपति का, संसद के दोनों जो सदन हैं राज्यसभा एवं लोकसभा, इन दोनों के चुनाव भी संपन्न कराती है। इसके अलावा विधानसभा के चुनाव भी संपन्न कराती है, पर कहीं भी हमने ग्राम पंचायत की बात नहीं की। इट मीन्स कि ग्राम पंचायत के चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग संपन्न नहीं कराएगा। तो पहली बात तो यह कि निर्वाचन आयोग से मतलब है यहाँ राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। जब भी निर्वाचन आयोग सिर्फ शब्द आएगा तो आप समझ जाइए किसकी बात होगी, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की। ठीक है, हुआ क्या, पहले उसके बाद 73वां संविधान संशोधन किया गया। 73वां और 74वां ये दोनों संविधान संशोधन जो है वो एक ही वर्ष में हुए हैं। कौन से, 1992 में। यहाँ पर क्या किया गया कि भारत में पहली बार 73वां संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत के चुनाव संपन्न कराए गए, और 74वें संविधान द्वारा जो नगर निगम के चुनाव होते हैं, पार्षदी के चुनाव आपने देखे होंगे, तो जो नगर निगम के चुनाव होते हैं उन चुनाव को संपन्न कराया गया। अब जब पहली बार ग्राम पंचायत और नगर निगम के चुनाव जो है वो संपन्न कराए गए तो ये चुनाव कौन पूर्ण करवाएगा, तो ये दोनों ही चुनाव जो संपूर्ण करवाता है उनकी जिम्मेदारी किसको दी गई, राज्य निर्वाचन आयोग को। यानी यहाँ पर क्या किया गया, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। राज्यों के अलग अलग निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई जो क्या करेंगे, ग्राम पंचायत और नगर निगम के चुनाव को संपन्न कराएंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं निर्वाचन आयोग के स्ट्रक्चर को। इसके अगर ढांचे की यानी संरचना की अगर बात की जाए तो संरचना की पहली बात की जाए, सबसे पहले क्या होता था जब देश आज़ाद हुआ, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। भारत में पहली बार जो चुनाव संपन्न कराए गए वो 1952 यानी 1952 में कराए गए। वहाँ पर क्या किया गया, 1950 से लेकर
1989 तक जो निर्वाचन आयोग था वो एक सदस्यीय संस्था थी। समझना दोनों क्या पॉइंट बोल रहा हूं, एक सदस्यीय। अब एक सदस्यीय संस्था से मतलब क्या हुआ कि सिर्फ इसमें एक ही सदस्य होगा, राइट। पहले जो एक सदस्य होता था उसी को हम क्या कहते थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी निर्वाचन आयोग का जो एक सदस्य होता था वो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष यानी हेड होता था, चीफ होता था, उसी को हम क्या कहते थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते थे। अब जब पहले क्या हुआ तो एक पॉइंट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो पहले निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कौन है, सुनील अरोड़ा। वर्तमान समय में जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, सुनील अरोड़ा। हम पॉइंट बोल रहे थे कि 1950 से 1989 में ये जो संस्था थी वो एक सदस्यीय थी। 1989 में क्या हुआ, इसमें परिवर्तन किया गया। उस समय के जो उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस थे, यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने क्या किया कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त था अकेला एक होता था, उसकी सहायता के लिए दो अन्य सदस्यों को जोड़ा गया, जिसे हमने क्या कहा, अन्य निर्वाचन आयुक्त कहा। अब जैसे ही हमने 1989 में दो अन्य सदस्यों को जोड़ा तो 1989 में क्या बन गई, ये बहुत सदस्यीय संस्था बन गई, क्योंकि बहुत से सदस्य हो गए। पहले एक हुआ करता था, अब कितने हो गए, 3। तो 1989 में हमने से क्या बोला, बहुत सदस्यीय संस्था, ठीक है, या आयोग कह सकते हैं। परंतु क्या हुआ, 1990 में फिर से इसे क्या कर दिया गया, जो बहुत सदस्यीय संस्था थी इसको फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया गया। 1993 यानी 1993 में क्या हुआ, पुनः इसे क्या कर दिया गया, बहुत सदस्यीय संस्था बना दिया गया। वर्तमान समय में भी जो निर्वाचन आयोग है वो क्या है, एक बहुत सदस्यीय संस्था है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ ये हैं, वो याद रखने वाले पॉइंट हैं। हुआ क्या कि पहले जब 1950 से लेकर 1989 तक भारत के अंतर्गत क्या था, जो मताधिकार की उम्र होती थी, आयु होती थी, वो 21 वर्ष हुआ करती थी। यहाँ पर क्या किया गया, 1988 में एक संशोधन किया गया जिसे हम बोलते हैं 61वां संविधान संशोधन। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, एक एक पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1988 में हुआ, परंतु इसे लागू कब किया गया, अगर ये पूछता है तो 1989 में लागू किया गया। क्या किया गया इसके तहत, इसके तहत ये किया गया, जो मताधिकार यानी मत वोट देने का जो उम्र थी वो पहले कितनी होती थी, 21 वर्ष। 1989 से इसे घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। वर्तमान समय में जो आप 18 वर्ष के वोट देने का जो अधिकार है वो कब से लागू किया गया, 1989 से। किस संशोधन के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पर हमने एक चीज समझ लिया कि निर्वाचन आयोग करता क्या है। तो निर्वाचन आयोग क्या करेगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्य, विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों का क्या कराएगा, चुनाव संपन्न कराएगा। क्लियर पॉइंट। कभी भी अगर क्वेश्चन में आता है ग्राम पंचायत और नगर निगम, तो इन दोनों के जो चुनाव हैं वो कभी भी निर्वाचन आयोग क्या करेगा, संपन्न नहीं कराएगा। कौन कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। क्लियर है पॉइंट। इसके अलावा इसके जो स्ट्रक्चर था वो 1950 से लेकर 1989 तक क्या रहा, एक सदस्यीय रहा। फिर क्या हुआ, 1989 में 1989 में से क्या गया, 3 सदस्यों को जोड़ा गया, तो ये क्या बन गई, एक बहुत सदस्यीय संस्था बन गई। फिर 1990 में इसको ख़त्म कर दिया गया, 1993 में पुनः ये व्यवस्था जारी रखी गई और वर्तमान समय में भी यही व्यवस्था लागू है। यानी अभी भी क्या है, जो निर्वाचन आयोग है वो क्या है, एक बहुत सदस्यीय संस्था है। अब हम बात कर लेते हैं, एक शब्द आता है जो अक्सर का सुना होगा निर्वाचन आयोग के, यानी पहले तो हम कार्य समझेंगे, उसके अलावा एक शब्द जो आता है ईवीएम मशीन। कब से चुनाव ईवीएम मशीन पे करवाए गए और बैलेट पेपर से कब जो व्यवस्था थी उसको खत्म किया गया। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि नोटा क्या है। एक शब्द आता है अक्सर कर सुना होगा आपने इलेक्शन के टाइम, नोटा का अधिकार। तो पहले हम समझ लेते हैं, पहले हम समझते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके।
कार्य को समझेंगे। इसके अलावा जो निर्वाचन आयुक्त है, जो निर्वाचन आयोग का हेड होता है निर्वाचन आयुक्त, और उसमें भी कौन सा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। वर्तमान समय में कौन है, सुनील अरोड़ा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात की जाए इनकी योग्यता की, तो देखिए संविधान में कोई भी ऐसी विशेष योग्यता की बात नहीं की गई है निर्वाचन आयुक्त से संबंधित। यहाँ पर बस इतना कहा गया कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके चुने जाने की योग्यता रखता हो। इसका मतलब क्या है, हमने पीछे पढ़ाया कि सुप्रीम कोर्ट का जज कब चुना जाता है, उसकी कंडीशन क्या है कि उसने जो उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या की हो, वकालत की हो। इसके अलावा राष्ट्रपति की नज़र में वो क्या हो, कानून का जानकार हो। ये सारी अगर योग्यताएं हैं तो वो निर्वाचन आयुक्त भी चुना जा सकता है। ये तो पॉइंट था। अब हम बात करते हैं कार्यकाल की कि कितने वर्ष तक इनका कार्यकाल है। देखो कार्यकाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। अब समझ लो थोड़ा इसको कि क्या पॉइंट है। यहाँ पर लिखा है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से कोई भी पहले अगर हो जाएगा वहीं पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। देखिए अब कन्फ्यूजन हो रहा है कि पहले कह रहे हैं हम 6 वर्ष और आगे कह रहे हैं 65 वर्ष की आयु। तो इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी एज है 63 वर्ष यानी वो 63 साल का हो चुका है और उसे निर्वाचन आयुक्त चुना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो कार्यकाल 6 वर्ष का होना चाहिए, परंतु क्या होगा 2 वर्ष बाद वो 65 वर्ष की आयु क्या हो जाएगी, उनकी पूरी हो जाएगी। तो पहले कौन हुआ, 65 वर्ष की आयु पूरी हो गई, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है मान लो 50 वर्ष की उम्र है या 60 वर्ष की उम्र है तो उनके पास पूरा टाइम है 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के लिए। अगर 60 वर्ष की है तब क्या करेंगे यहाँ पे, यानी 66 हो जाएगा, यानी अभी टाइम कितना मिलेगा उन्हें, सिर्फ 5 वर्ष का। कहने का मतलब या तो उनकी 65 वर्ष की आयु पहले हो जाए या अगर ऐसा नहीं होता है तो 6 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। इसके अलावा अगर इन्हें पद से हटाना हो तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार इन्हें पद से नहीं हटा सकते। कब हटाए जाएंगे, वही प्रोसेस है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी संसद के अंतर्गत क्या होना चाहिए, महाभियोग प्रक्रिया के तहत ही इनको हटाया जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अब हम समझते हैं इनके कार्य को। कार्यों की बात की जाए तो चूंकि निर्वाचन आयोग है तो क्या कराएगा, चुनाव कराएगा। अब चुनाव संबंधित जितने भी पॉइंट हैं वो सभी कार्य किसके संबंध में आएंगे, निर्वाचन आयोग के। तो पहला पॉइंट है कि जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, कोई भी जब वोटिंग करते हैं तो जैसे आपने सुना होगा कि लोकसभा है तो जो सदस्य खड़े हो उसकी एक लोकसभा क्षेत्र होता है, तो वो क्षेत्र है उसकी सीमा कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करने की पावर किसको, निर्वाचन आयोग को। यानी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा का विस्तार करना चाहें तो ये विस्तार भी कर सकते हैं या उसको कम भी कर सकते हैं, ये पावर किसको, निर्वाचन आयोग को। इसके अलावा चुनाव की तिथि कौन बताएगा कि कब चुनाव होगा, तो चुनाव की जो तिथि है वो भी डिसाइड कौन करेगा, निर्वाचन आयोग ही डिसाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो क्या करता है, उसको एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है और उनका चुनाव चिन्ह कौन डिसाइड करेगा, वो चुनाव चिन्ह भी कौन देता, निर्वाचन आयोग देता है। यानी कि पार्टियों को क्या मिलेगा, चुनाव चिन्ह। इसके अलावा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी कौन देता है, निर्वाचन आयोग देता है। निर्वाचन आयोग ही क्या करता है, चुनाव के दौरान जो आचार संहिता होती है, यानी कि चुनाव के समय 36 घंटे पूर्व जो चुनाव प्रचार स्थगित कर दिए जाते हैं, कितने समय, 36 घंटे पूर्व क्या कर दिया जाता है, जो प्रचार होता है उस पर रोक लगा दी जाती है। तो वो रोक कौन लगाता है, निर्वाचन आयोग लगाता है। अगर कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी लोकसभा का चुनाव चल रहा हो या विधानसभा का, अगर आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उस दौरान क्या किया जाएगा, उसे कौन सी सज़ा दी जाएगी या उसकी जो सदस्यता है वो ख़त्म की जाएगी या नहीं की जाएगी, उसकी पावर भी किसको है, निर्वाचन आयुक्त को है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। वो चाहे तो सदस्यता ख़त्म भी कर सकता है या
उनके साथ क्या होगा, जो भी कानून के तहत सजा होगी वो उन्हें सजा दी जाएगी। क्लियर है पॉइंट। अब एक पॉइंट और समझ लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं। लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पार्टी। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी भी पार्टी को हम घोषित कर देंगे वो राष्ट्रीय पार्टी, नहीं। पहला पॉइंट है कि यहाँ प्रति 10 वर्ष बाद जो निर्वाचन आयोग है ये क्या करता है, इस बात की समीक्षा करता है कि किसी किसी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाए। 10 वर्ष के दौरान अगर हम क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं, तो उसमें कंडीशन क्या है कि आपने जो लोकसभा में जो कुल सीट हैं, कुल सीट का 2% सीट जो है उस पार्टी के पास रिजर्व होना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए। कोई भी पार्टी है, जितनी भी लोकसभा में, वर्तमान समय में लोकसभा में 545 सीटें हैं, तो उसकी 2% सीट क्या होनी चाहिए, उस पार्टी को वो जीतनी अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4 या अधिक राज्यों में, देखो 4 राज्य में कम से कम या 4 से अधिक राज्यों में जो भी वोटिंग की गई है उसके वैध मत होते हैं वैलिड वोट, वैध मत का कितना होना चाहिए, 6% वोट उसको मिलना चाहिए। जैसे कि चुनाव चल रहे हैं, अब मान लो कि 4 राज्यों की कुल वोटिंग है, वहाँ का देखो निर्वाचन जो सूची होती है उसमें तो वोटों की संख्या ज़्यादा होती है। वैध मत कैसे डिसाइड किए जाएंगे, जितने वोट पड़े हुए हैं वो माने जाएंगे वैध मत। उसका 6% क्या होना चाहिए, अगर किसी पार्टी को मिल रहा है तो वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। ठीक है, ये थे पॉइंट इससे रिलेटेड, यानी राष्ट्रीय पार्टी। वर्तमान समय में भारत में कितनी, 7 राष्ट्रीय पार्टी हैं। वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कितनी पार्टी हैं, 7 राष्ट्रीय पार्टी है, जिसमें बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, इसके अलावा कम्युनिस्ट कांग्रेस पार्टी है, और 2-3 पार्टियां और हैं जिनके नाम आप लिख लेना, याद रखना, बस नंबर याद रखना। टोटल पार्टियां कितनी है, 7 राष्ट्रीय पार्टी हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वो नहीं है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो तृणमूल कांग्रेस है वो ममता बनर्जी की पार्टी है, याद रखना है 7 राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके अलावा इसमें एक लास्ट पॉइंट है, उसे भी नोट कर लेना फैक्ट की तरह। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भी कोई सदस्य चुनाव लड़ता है तो उसकी जो जमानत है वो जब्त कर ली जाती है। तो जमानत जब्त किस बेस पे की जाती है, याद रखना कि जमानत जब्त जब की जाएगी कि किसी भी सीट पे कितने भी कैंडिडेट हैं, वहाँ पर जो वोटिंग हुई है उस वैध मत का यदि 10% से कम वोट किसी भी अगर मेंबर को मिले हैं तो उसकी जमानत राशि जो है वो जब्त कर ली जाएगी। जमानत जब्त करने का मतलब ये नहीं कि उसे जेल में डाल दिया जाएगा। जब आप क्या करते हैं, नामांकन करते हैं, तो वहाँ पर एक राशि जो है वो जमा करनी पड़ती है, वो राशि आपको वापस नहीं मिलेगी। ये होता है जमानत जब्त करने का मतलब। क्लियर है पॉइंट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।